के शो में। आने वाला बजट सनअत और तिजारत ने मजीद रिलीफ का मुतालबा कर दिया। तरसीलाते ज़र में मामूली गिरावट, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या? ऑयल रिफाइनरीज शदीद बहरान में, बेल आउट पैकेज का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सहफान खान। आज प्रोग्राम में बात होगी आने वाले बजट के ऊपर। बिलखुसूस कुछ ऐसे मेजर्स हैं फिस्कल साइड पे जिसके लिए मुतालबा इस वक्त सनअत तिजारत हो, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल उनकी तरफ से हो रहा है। मैं उन पर बात भी करूंगा सीधा सीधा, लेकिन जो मेन ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं सनअत और तिजारत के नुमाइंदगान से या इस वक्त पीबीसी से या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनसे, तो उनकी तरफ से तीन अहम बातें सामने आ रही हैं। एक, वो कहते हैं जी कि जो बोरोइंग कॉस्ट है इसको मजीद कम होना चाहिए यहाँ से। उससे उनकी सिंपल लफ्जों में मुराद होती है कि जो शरह सूद है वो कम हो, उसके अलावा जो बैंक्स अपने स्प्रेड्स रख रहे हैं काइबोर प्लस, उसको कम होना चाहिए अगर हमें बिजनेस सस्टेन करना है तो। दूसरी बात, जो रिफंड्स हैं उसको रिलीज करने की बात वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस मैकेनिज्म को मजीद तेज बनाना चाहिए। तारीफ भी कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत की कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि अभी तक जो सेल्स टैक्स रिफंड है, बिलखुसूस कुछ सेक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि उनको रिफंड्स मिलना शुरू हो गए और अभी पैकेज भी अनाउंस हुआ था, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड्स के हवाले से और सेल्स टैक्स रिफंड्स को मजीद मौसर बनाने का मुतालबा जो है वो जारी है। इसके अलावा एक सपोर्टिव बजट की बात हो रही है। अब सपोर्टिव जो लफ्ज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिव कोविड बजट। इसके अंदर कुछ मेजर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका इनकम टैक्स है इसकी स्लैब को या इनकम टैक्स रेशोज को मजीद कम होना चाहिए। इसी तरह से इसके अंदर कुछ टर्नओवर टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्स रिजीम और जीएसटी के हवाले से कुछ मुतालबात हैं जो टैक्स साइड पर है, जो इस पर सनअत और तिजारत कर रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीएसटी से माफ कर देना चाहिए मौजूदा हालात के पेश नज़र, ताकि उनकी सेल्स बढ़े। वो इंडस्ट्रीज बहुत मुतासर हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में आप इन प्रपोजल्स पर भी बात सुन सकेंगे। जो माशी हवाले से इंडिकेटर्स हमारे बता रहे हैं इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर हम रेमिटेंसेस पर भी आएंगे। हमने देखा है कि जो माह रहा है अप्रैल का, इसमें जो ओवरऑल डिक्लाइन था रेमिटेंसेस का वो तकरीबन मंथ ऑन मंथ 5.5% था। ईयर ऑन ईयर तो इसमें इजाफा था। रेमिटेंसेस का आगे आउटलुक क्या नजर आता है इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और फिर ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से भी गुफ्तगू होगी आज प्रोग्राम में कि ऑयल रिफाइनरीज स्पेसिफिकली मौजूदा हालात में क्या उनको मसाइल का सामना है, उन्होंने क्यों एक बेल आउट पैकेज गवर्नमेंट से मांगा है और वो बेल आउट पैकेज क्या है, उसमें उनके क्या मुतालबात हैं, ये भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मीर मोहम्मद अली खान साहब से प्रोग्राम आगाज करते हैं। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो हैं, माशी तज़-ए-निगार हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और आप इस वक्त बहुत गहरी नज़र रखते हैं मुल्की हालात पर भी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर में, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकराम कुरैशी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। आप कन्वीनियर हैं जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है FECI की कमेटी की उसके, और रेमिटेंसेस पे आपसे स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, आपकी एक्सपर्टीज है। और मोहम्मद वसी खान साहब हमारे साथ होंगे जो कि बाइको पेट्रोलियम के डायरेक्टर हैं, जो एक ऑयल रिफाइनरी भी है, एक OMC भी है, उनसे भी हम बात करेंगे ऑयल सेक्टर पे। मीर साहब ये फरमाइएगा, जो मुतालबात हैं इसके अंदर बेसिकली तो ये कि लिक्विडिटी और क्रिएट हो रिफंड्स के थ्रू बोरिंग कॉस्ट को कम करने के बाद फिर एक सपोर्टिव बजट हो। गवर्नमेंट के पास कितना रूम है फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव अब मजीद सपोर्टिव बजट देने का यहां से? मीर साहब देखिए, गवर्नमेंट के पास सपोर्टिव बजट देने का तो हमेशा से रूम होता है। आप इस वक्त अपने तरक्याती मंसूबों को कम करके कंपनीज को रिलीफ दें, गरीबों को रिलीफ दें, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट और थोड़ा सा और नीचे आ जाए अगर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी और पिकअप हो जाएगी। तो रूम तो हमेशा होता है गवर्नमेंट के पास, मगर होता यह है कि आप एक हेड्स ऑफ अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरी जगह डालने लगते हैं तो फिर जिस जगह खर्च नहीं हुआ पैसा वो चीखना पुकारना शुरू कर देते हैं। और ये पूरी दुनिया की बात है, वोटर्स ओनली वांट व्हाट इज गुड फॉर देम। अगर आप रोड्स बनवाना कम कर देंगे अगले 1 साल या 2 साल के लिए और उसको सब्सिडीज में तब्दील करके कॉरपोरेशंस को देना शुरू कर देंगे, तो जहां रोड नहीं बनी होगी वो चीखेंगे कि हमारे यहाँ रोड नहीं बनी। तो बजट इज अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन फॉर एनी फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने दुनिया में किसी बजट को परफेक्शन की नज़र से आवाम को कबूल करते हुए नहीं देखा है, मगर हम जिस तरफ जा रहे हैं, देखें ना, इकॉनमी में सीरियस स्लो डाउन आएगा इस वक्त। ये जो पिछले 3 महीने गुजरे हैं इसकी असल नंबर्स जो हैं कॉर्पोरेट एंड अदरवाइज अब सेकंड क्वार्टर से नजर आना शुरू होंगे। फर्स्ट क्वार्टर में तो हम
उस चीज से गुजर रहे थे। पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो उससे गुजरे हुए पिछले 3 महीने के थे। अब जो पिछले 3 महीने के आएंगे, ये कोरोना का पीक भी देखा है हमने दुनिया में, इकोनॉमिक स्लो डाउन भी देखा है, बैंक्रप्सीज भी देखी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा है पूरी दुनिया का। तो आई सी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द हार्ड एंड डिफिकल्ट टाइम। अभी जीसीसी की कंट्रीज में बहुत स्लो डाउन आ गया है। सऊदी अरेबिया ने अपने वैट को 3 टाइम्स हायर कर दिया है, 15% कर दिया है। उनकी भी इकोनॉमिक स्लंप आ गया है क्योंकि ऑयल की प्राइसेस इतनी नीचे आ गई हैं। तो मेरे ख्याल में वी विल सी अ स्लो डाउन इन रेमिटेंसेस, वी विल सी अ स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मगर जैसे ही इस चीज का कुछ इलाज निकलता है, वी विल सी अ वी शेप रिकवरी। जिस तेजी से हम नीचे आए हैं, मेरी नजर में उससे डबल तेजी से हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा, लेकिन मीर साहब उसके नहीं क्या सपोर्टिव मेजर्स क्या आपको चाहिए समझते हैं? जैसे आप मुतालबा हो रहा है कि आपने कहा डिस्काउंट रेट थोड़ा और कम होना चाहिए। बैंक्स, आप खुद आप इन्वेस्टमेंट बैंक आपने चलाया, आपने देखा है, मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि जो कल्चर है क्रेडिट का वो ये है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव असेसमेंट और एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बैंक का रुझान होता है, और होना भी चाहिए। उनके एनपीएल्स नहीं चाहते कि उनके बैलेंस शीट खराब हो, लेकिन मौजूदा हालात ये कह रहे हैं कि माइंडसेट चेंज करना होगा बैंक्स को, अपना बिल्कुल एसएमईज के लिए चेंज करना होगा, छोटे कारोबार के लिए चेंज करना होगा। कैसे मुमकिन है? सैफान, ये एक आयरनी है हमारे पास कि हमारी कौम ये समझती है कि मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमिक कंट्रोल्स आ सकेंगे। ये इसलिए नहीं आ सकेंगे ओवरऑल कि हमारे यहाँ वी आर अ क्रेडिट लेस सोसाइटी। हमारे यहाँ क्रेडिट सिर्फ वेरी लार्ज कॉरपोरेशंस जो होती हैं उनको मिलता है, एक आम आदमी को बैंक से क्रेडिट नहीं मिलता। वी आर ए सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इफेक्ट्स लाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होना पड़ता है जिसमें लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द फंड्स दैट बैंक हैव इज आर लेंट टू स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब ममालिक में मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए काफी बेहतरी लाई जा सकती है। मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर आप आंख बंद करके बाहर निकले, किसी भी दुकानदार से पूछे आप क्या कर्ज लेके अपनी दुकान चला रहे हैं, वो कहेगा नहीं। अगर आप किसी छोटे से बिजनेस फैक्ट्री के पास चले जाएं, उससे पूछे क्या आपके बैंक का आपके ऊपर कर्जा है कि जिससे लेकर आप चला रहे हैं, नहीं। मगर टैक्सेस वो बिल्कुल वही पे करते हैं। तो मेरी नजर में इकोनॉमी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा और नीचे लाने के साथ साथ हमें इनको सब्सिडी देनी चाहिए। और वो सब्सिडी से ज्यादा एक चीज ये है कि हम डिमांड करें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कि हमारा परसेंटेज ऑफ लोन जो है, एक्सटर्नल लोन जो है, उसको राइट ऑफ किया जाए। परसेंटेज ऑफ, अगर हमें 15%, 20%, 30% भी राइट ऑफ कर दिया जाता है, वो तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर बनते हैं। 15 से 20 बिलियन डॉलर का रूम क्रिएट होगा हमारे पास अपने मुल्क में वो पैसा लगाने का, बनिस्बत इसके कि हम वो कर्जों में दें। तो अक्लमंदी से काम लेना है, हमें एक लॉबिंग करनी पड़ेगी इस वक्त पूरी दुनिया में, और ये इस बात की डिमांड को और उभारना पड़ेगा कि अगर वो टोटल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक 600 बिलियन डॉलर का भी पूरी दुनिया को अगर रिलीफ देते हैं, तो पाकिस्तान को उसमें 15 से 20 बिलियन डॉलर तो मिलेंगे। ये सारे बड़े ममालिक जो है, इनकी इकोनॉमी भी छोटे ममालिक से किसी कदर डिपेंडेंट है, किसी कदर, बहुत ज्यादा नहीं। हमसे वो सस्ते दामों में इंपोर्ट्स लेते हैं, लेबर होती है, दूसरी चीजें होती हैं। वहां तो 3-3, 4-4 ट्रिलियन डॉलर्स के पैकेजेस निकल रहे हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। तो अमेरिका चाहे तो, या G20 चाहे या G10 चाहे, तो वो ये कर सकते हैं कि छोटे ममालिक के कर्जे किसी हद तक माफ करें। और मेरे ख्याल में हमें ये डिमांड करना पड़ेगी अगर हमें अपने ही मुल्क के लोगों को हेल्प करना है, क्योंकि वरना पैसा हमारे पास कहीं से नहीं आ सकता। हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम छोटे बिजनेसेस और गरीबों की मदद करें, जितनी हम कर चुके। मेरे ख्याल में 2.3% ऑफ आवर जीडीपी, 7.5-8 बिलियन डॉलर्स की हम बजट हम मदद कर चुके हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में तो अब नहीं किया जा सकता। ठीक है मीर साहब, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम रिफाइनरीज पर ही बात करते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ही प्रोग्राम में बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो स्पेसिफिकली वो क्या मसाइल जिनका सामना है, कुछ बेल आउट पैकेज की आवाजें आ रही हैं, वो क्या हैं,
क्या इस वक्त इन्वेंट्री लॉसेज हैं, पोजीशन क्या है, ऑयल प्राइसिंग का फर्क क्या पड़ा है रिफाइनरीज पर, इस पर भी गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम नुकात के सनत और तिजारत का मुतालबा इस वक्त क्या है, आने वाले बजट में क्या हो सकता है, कितना रूम अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। मीर मोहम्मद अली खान साहब से हमारी जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने बताया जी कि अभी स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, यानी अपने जो लोन्स हैं उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा, रीस्केजुअल करना होगा। उन्होंने कुछ लोन्स का जिक्र भी किया है, हमें स्पेस तब मिल सकती है। और जो अभी पैकेज जो गवर्नमेंट ने दिए हैं फिस्कल साइड पे या मॉनेटरी साइड पर, उस पर भी हमारी गुफ्तगू हुई है। मीर साहब भी साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया वसी खान साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं बाइको पेट्रोलियम के। वसी साहब, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये ऑयल रिफाइनरी जो बेल आउट पैकेज हम सुन रहे हैं कि वहां से मुतालबा हुआ है हुकूमत से, क्या ऑयल रिफाइनरीज का जो कोविड का इम्पैक्ट आया है ऑयल प्राइसेस पर, ये सिर्फ यही वजह है या उससे कबल ही ऑयल रिफाइनरीज जो थी उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी? वसी खान साहब, पहले ये बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि, और इस बात का इतराज सबको होना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज हैं, एक्चुअली उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो उनका आगे चलना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। और मुझे आप 2 मिनट में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गुज़िश्ता 2 साल से, या समझिए कि 2018 की जुलाई से लेकर अभी के मार्च 2020 तक, ये पाकिस्तान की जो 4 ऑयल रिफाइनरीज जो कि पब्लिक लिमिटेड है, जिनके अकाउंट्स पब्लिश होते हैं, उनको क्यूमुलेटिवली 42 बिलियन रुपए का लॉस होता है। यानी जुलाई 2000, जस्ट नॉट फॉर 2 years, जबकि ये सिर्फ इस पीरियड में जो जुलाई 2018 से मार्च 2020 तक। और इसकी बड़ी गहरी वजूहात रही हैं। एक तो ये कि पिछले इस पीरियड में जो इकोनॉमिक कंडीशंस रही हैं और ऑयल की डिमांड के अलावा जो रुपये की सडन डीवैल्यूएशन, और फिर सबसे बढ़कर जो इनका एक बड़ा अहम प्रोडक्ट है रिफाइनरीज का फर्नेस ऑयल, उसकी डिमांड कम हुई बड़ी तेजी से, क्योंकि उसकी जगह अल्लाह बेहतर जानता है जिस तरह के प्लान के तहत अचानक से अब्रप्टली वो LNG को लेकर आ गए, तो रिफाइनरीज जो प्रोडक्ट बनाती थी वो एकदम से रिडंडेंट हो गया। प्लस फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट ग्लोबली बहुत बुरी तरह डाउन हो गई, क्योंकि एक IMO 2020 सर्टिफिकेशन के तहत इनका प्रोडक्ट मार्केट में डीवैल्यू हो गया। तो उसके नतीजे में ये रिफाइनरीज वर ऑलरेडी फेसिंग सच ह्यूज लॉसेस के, जो मैंने आपसे अर्ज की कि सिर्फ मार्च 2020 तक जुलाई 2018 से 42 बिलियन का सिर्फ इन 4 रिफाइनरी लॉस हुआ है। इसमें मैंने पार्को को यूं शामिल नहीं किया, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एंटिटी है और वो पब्लिक डोमेन में नहीं होते उसके रिजल्ट। इसके बाद मजीद सूरत हाल ये हुई कि अभी मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में कोविड-19 की वजह से जो डिमांड बहुत बुरी तरह से ग्लोबली गिरी, और फिर उसकी वजह से जो प्राइस वॉर पहले से चल रही थी, जिसके नतीजे में ऑयल की प्राइसेस नेगेटिव तक हो गई, जो सूरत हाल सामने आई सब जानते हैं। तो ये पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज को इन सिर्फ हमें 31 बिलियन का लॉस होता है। तो देखने वाली बात यह है कि इस सूरत हाल में जब इतने शदीद तरीन लॉसेस हो रहे हैं रिफाइनरीज को, तो उनको आगे चलते रहने के लिए आखिर कुछ तो रिलीफ चाहिए। उस रिलीफ को हमने सबने उसको एक बेल आउट पैकेज का नाम दे दिया है। हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि आप चाहते हैं अगर हम चलते रहें, तो बराए करम आप हमें अभी इमीडिएटली कोई ऐसा एक रिलीफ पैकेज दीजिए, ताकि हम कम से कम अपने आप को उस तक चलाते रहें जब तक कि ये ग्लोबली ऑयल डिमांड और प्राइसेस कुछ स्टेबलाइज हो जाएं और मुल्क में जो सप्लाई चेन है वो बहाल हो जाए। तो उसके बाद फिर हम किसी बेहतर सिचुएशन पे अपने। अच्छा, ये जो बेल आउट पैकेज है, देखें मैं वसी साहब अभी हम यही बात कर रहे थे कि कैश बेल आउट्स तो गवर्नमेंट इस वक्त देने के पोजीशन पे, यानी इस तरह के इंजेक्शंस करने की पोजीशन पे तो मुझे नजर नहीं आता कि एहसास प्रोग्राम है और ये सब चीजें।
तो वैसे बेल आउट पैकेज जो गवर्नमेंट दे भी रही है, जो रिलीफ दे रही है, या तो वो रीबेट या वो रिफंड्स उनके दे रही है, कुछ मॉनेटरी साइट पर हैं, आप लोगों का जो स्पेसिफिक बेल आउट है उसके अंदर मैंने एक चीज पढ़ी थी कि पेट्रोलियम लेवी को गवर्नमेंट जो है वो कुछ माह के लिए वो कर दे। आप वो क्या है मुतालबा है बेसिकली? जी मैं देखिए, वो सिर्फ ये उस तरह का सही मानों में उस तरह का बेल आउट तो नहीं है आपने कहा कि इसमें कोई कैश इंजेक्शन हो जाएगी, बल्कि ये एक इंटरिम रिलीफ होगा कैश फ्लो जी, क्योंकि ये पेट्रोलियम लेवी रिफाइनरीज कलेक्ट करती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जो इनसे प्रोडक्ट लेती हैं और वो फिर वापस पे करती हैं गवर्नमेंट को, उनके यहाँ डिपॉजिट करती हैं। तो हमने ये प्रपोज की थी कि आप ऐसा करेंगे ये इंटरिम रिलीफ के लिए, जबकि हमारे पास सम कैश शॉर्ट हो गया है, तो एटलीस्ट आप हमें कुछ महीनों के लिए ये पीएल को, पेट्रोलियम लेवी को हमारे पास रहने की आप इजाजत दे दीजिए, ताकि हम कैश में थोड़े से रिलैक्स हो जाए और अपने क्रूड ऑयल वगैरह इसकी अरेंजमेंट कर सके और अपने ऑपरेशन को जारी रखें। ये तो सिर्फ यानी इससे कोई कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलेगा जी। सिर्फ इतनी आपको एक रिलैक्सेशन दी जाएगी कि आप जो एकदम से आपका कैश शॉर्टेज हो गई है वो पूरी हो जाए। मगर यहाँ मैं एक वजाहत करना बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि शायद ये समझा जा रहा है कि ये जो भी रिलीफ है और जो इससे पहले आपने कहा कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि इंजेक्ट कर सके या वो दे सके रिफाइनरीज को, तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी, देखिए यहाँ लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान में कैसे अप्लाई होती हैं और ग्लोबली वो जो कमी बेशी उनकी होती है उनकी पाकिस्तान में एप्लीकेशन कैसे होती है। इस वक्त जो ये इन्वेंट्री लॉस हुआ था वो जब आप ये देखिए कि कंट्री में जो इन्वेंट्री मौजूद थी तकरीबन कोई 20 मिलियन बैरल मौजूद थी और उसकी वेटेड एवरेज प्राइस अबाउट कोई $55 टू बैरल थी। उसको अचानक एक दिन जब अखबार में खबर छपी कि वहां पे प्राइस कम होकर $25 हो गई, तो आपने वही है यहाँ पर अप्लाई कर, जबकि एक कतरा भी उस प्राइस का आपके मुल्क में अभी इम्पोर्ट नहीं हुआ था। तो किस बुनियाद पर आपने एक हाइपोथेटिकल बेसिस सामने रखते हुए आपने कंट्री में प्राइसेस कम कर दी? नतीजतन जो इन्वेंट्री आपकी $55 की थी वो आपने $25 में बिकवा दी और आधे पैसे आपने अपनी जेब में रख लिए और आधे पैसे आपने अवाम में बंटवा दिए। तो इस लॉस की जिम्मेदारी किसकी है? इस लॉस की जिम्मेदारी जिन लोगों ने ये फैसले किए और जिनकी वजह से ये अच्छा भाई साहब, ये बता दें कि लासी के ये जो आपका जो भी है आप कह रहे हैं जो पीएल वाला जो मुतालबा है ये आप रिफाइनरीज को दे दें, इसके बदले में हुकूमत, हमने ये भी सुना है कि गवर्नमेंट जो है वो यूरो 4 यानी अपग्रेडेशन की तरफ आना चाह रही है। तो अगर रिफाइनरीज कंप्लाइंट नहीं है इसके, तो बहुत सी रिफाइनरीज वैसे ही कहा जा रहा है कि वो शायद सस्टेन ना कर सकें, तो क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसी शर्त रखकर, यानी मिसाल के तौर पे कि अपग्रेडेशन का कोई कंप्लाइंस पे साइन करें, रिफाइनरीज इस पर कंप्लाई हो, उसके बाद कोई आपको बेल आउट दे सकें, ये इसके लिए तैयार है रिफाइनरीज? और ये अपग्रेडेशन का इशू क्या है आपका यूरो 4 का? देखिए, अपग्रेडेशन का इशू रिफाइनरीज का बड़े अच्छे से गवर्नमेंट के साथ ये डायलॉग चल रहे हैं जी। और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज किया हुआ है कि ये अपग्रेडेशन के लिए कम से कम $5-6 बिलियन खर्च होंगे इन रिफाइनरीज के। तो इनकी जो कम से कम उसको इस तरह से इंसेंटिवाइज करें कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद वो वायबल रहेंगे, या और इसके लिए जो उनको डेट रेज करने पड़ेंगे वो उसकी वायबिलिटी को कम से कम इंश्योर तो कर सकेंगे। तो इस पर हुकूमत के साथ ऑलरेडी एक डायलॉग चल रहा है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। सही। और गवर्नमेंट और रिफाइनरीज की एक वर्किंग ग्रुप बनी हुई है जो कि इस पर काम कर रही है। अभी इस वक्त कोविड-19 की वजह से उसको 1-1.5 महीने के लिए डेफर किया है और इसमें ये यूरो 4 और 5 के इम्पोर्ट के ऊपर रिफाइनरीज का कोई इस पर एतराज नहीं है। गवर्नमेंट अगर इसकी इम्पोर्ट को करना चाहती है तो वो अभी भी जिस तरह से इंपोर्ट हो रही है यूरो 2 की, वो यूरो 4-5 कर सकती है। रिफाइनरीज अपग्रेड करना चाहती हैं और उस अपग्रेडेशन के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ जो उनके साथ इस मामले में डायलॉग हो रहे
वो किसी मंतकी नतीजे पे पहुंच जाए। ठीक है तो सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपका मौक़िफ़ आया इस बारे में, ये रिफाइनरीज के हालात क्या हैं और रिफाइनरीज क्या बेल आउट पैकेज का मुतालबा कर रही हैं, इस पर बात हुई। मीर मोहम्मद अली खान साहब से भी कमेंट इस पर लेंगे और रेमिटेंसेस पर ही बात होगी, लेकिन एक छोटे से मुख्तसर ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अब बात करते हैं तरसलात ज़र की, रेमिटेंसेस की। रेमिटेंसेस के कुछ नंबर्स जो कुछ दिन कबल आए थे, उसके मुताबिक रेमिटेंसेस में जो डिक्लाइन था वो 5.5% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन था। इसे कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हम रखते हैं ताकि मुस्तकबिल में जो एक फॉरेन इनफ्लोस का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए सपोर्ट होती है यहाँ से, उसका क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर बात करेंगे। रेमिटेंसेस अप्रैल 2020 में 1.1% ईयर ऑन ईयर इजाफा इसमें हुआ और ये 1,790 मिलियन डॉलर्स तक पहुंचे। मंथ ऑन मंथ बेसिस में डिक्लाइन था 5.5% का, और इसी तरह क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए तो 10 माह जो इस फिस्कल ईयर के रहे हैं उसमें देयर हैज बीन अ 5.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। इसी तरह हमने देखा कि ज्यादा ग्रोथ जो आई वो यूएस से आई तकरीबन 142 मिलियन डॉलर्स की, डिक्लाइंस आए यूके से तकरीबन 53 मिलियन डॉलर्स के, मलेशिया से 44 मिलियन डॉलर्स के, और जो आगे का मुस्तकबिल है, बेसिकली अभी मीर साहब ने शुरू में जिक्र भी किया था कि जो वैट 15% बढ़ा है, इसका क्या इंपैक्ट होगा रेमिटेंसेस पर और आगे क्या होगा, इस पर बात करते हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब, पहले आपसे इस पर आपका तज्जिया जानेंगे, रिफाइनरी से भी अगर आप कुछ बोलना चाहें, और इकराम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कन्वीनियर हैं एफपीसीआई कमेटी की ऑन ओवरसीज डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मीर साहब, आप फरमाइएगा पहले रेमिटेंसेस पर और ऑयल रिफाइनरीज पर क्या आपका कमेंट है? देखिए, रेमिटेंसेस की सब में पहली चीज़ ये, हमें इसको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि जहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं वो ममालिक भी अफेक्ट हुए हैं। ये रेमिटेंस भेजने वालों की वजह से नहीं हो रहा कि उन्होंने भेजना बंद कर दिया, उनकी इनकम में कमी आई है। बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं। हमारी सब में ज़्यादा रेमिटेंसेस जीसीसी से आते हैं। जीसीसी में सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी। सऊदी अरेबिया का जो फिस्कल ब्रेक इवन है ऑयल का, उसको $78 पर बैरल है, फिस्कल ब्रेक इवन। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, यूएई में भी मुश्किलात आ रही हैं, अमेरिका में मुश्किलात आ रही हैं, लंदन में आ रही हैं, इंग्लैंड में आ रही हैं, हर जगह से मुश्किलात आ रही हैं। तो ये मुश्किलात तो अभी शुरू हुई हैं। सस्टेनेंस जो थी वो पहले महीने 2 महीने की सस्टेनेंस होती है, खुसूसन वेस्टर्न ममालिक में। एक मिडिल क्लास आदमी के पास 2 से 2.5 महीने के से ज़्यादा तो सेविंग्स है ही नहीं चलने के लिए, क्योंकि वहाँ तो हर चीज़ कर्ज़ों पे है। तो मेरे ख्याल में तो रेमिटेंसेस में अब असल कमी जो आप देखेंगे, खाकम बदहन, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, मगर अगर आप देखेंगे तो वो अगले 3 से 6 महीने तक देखेंगे। दूसरी बात आपने रिफाइनरी की मेरे ख्याल में रिफाइनरीज को बिल्कुल सब्सिडी और या हेल्प कोई पैकेज देना चाहिए, इसलिए कि वैसे ही हमारे मुल्क में रिफाइनरीज बहुत कम है। दूसरी चीज़, अगर खुदा न करे 1 या 2 रिफाइनरी या 3 रिफाइनरीज बंद होती हैं तो उससे गवर्नमेंट का नुकसान होता है। सब में पहले दीज रिफाइनरीज पेड कॉर्पोरेट टैक्सेस, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, अगर रिफाइनरीज बंद होती तो हज़ारों लोग बेरोजगार होंगे। उस बेरोजगारी में अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी बढ़ेंगे और गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन में भी कमी आएगी। तो ये अगर रिफाइनरीज अगर मांग रही हैं तो मेरे ख्याल में रिफाइनरीज के हेड जाके गवर्नमेंट के साथ उन्होंने यकीनन बैठे होंगे, मुझे नहीं पता, मगर मैं ये चाहूँगा कि बैठकर इस चीज़ का कोई हल निकालें, क्योंकि ये रिफाइनरीज या दूसरे बिजनेसेस हर साल तो रिलीफ नहीं मांगते ना। ये तो एक अनहोनी सी चीज़ हुई है। जब अनहोनी सी चीज़ हुई है तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये हमारी मुल्क की कंपनीज हैं, ये अनहोनी चीज़ हुई है, तो हमें अपने डेवलपमेंट फंड को कट करके हमारी अपने मुल्क की कंपनीज को, जो कि सालों से अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं और अरबों रुपए का टैक्स दे रही हैं हर साल, उनको बचाना चाहिए। दैट इज माय। और रेमिटेंसेस में आप कहते हैं 3 से 6 माह और इम्पैक्ट आएगा, यानी आप एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेमिटेंस? बिल्कुल आएगा। अच्छा, असल देखिए, अगर मैं परसेंटेजेस दूंगा तो इट वुड बी प्योर स्पेकुलेशन। सही बात है, वो तो स्पेकुलेशन, इट वुड बी प्योर स्पेकुलेशन।
प्योर स्पेकुलेशन होगी। मगर आया कि मैं नॉन फिगरेटिवली स्पीकिंग अगर मैं ये कहूं कि डिक्लाइन आएगा, मेरे ख्याल में अच्छा खासा डिक्लाइन आएगा। आई डोंट वांट टू से इट, बट मेरे ख्याल में अच्छा खासा डिक्लाइन आएगा। इकराम कुरैशी साहब, आपकी तरफ आएंगे, आप फरमाइएगा क्या आप समझते हैं, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं रेमिटेंसेस का? फिर दूसरा, जो पाकिस्तानी वहां है उन पर तो बहुत बात हुई, जो यहां से अभी भी जाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर सोर्स होती है पाकिस्तान की इकोनॉमी की रेमिटेंसेस, उनके लिए इस वक्त क्या मुश्किलात हैं, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना होगा? देखें जी कि मैं सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने हमेशा एक वाइटल रोल प्ले किया जब भी मुश्किल पाकिस्तान पे आई है, खा वो जंग हो, जल्जला हो, सैलाब हो, अभी कोरोना में भी उन्होंने अपना एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। जीसीसी में बहुत ज्यादा जीसीसी में जो है ना जी, बहुत ज्यादा हमारे मुखय्यर लोग भी हैं जिन्होंने इस कोरोना की सिचुएशन में पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा काम किया, उनको भी हमें अप्रिशिएट करना इस मौके पे बड़ा जरूरी है। मईशत का, पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार टोटल फॉरेन रिमिटेंस पे है, जिस वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम लोग बहुत अहमियत देते हैं। सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा रिमिटेंस मौसूल होती हैं सऊदी अरेबिया से, दूसरे नंबर पे यूएसए से, यूएई से, और उसके बाद बाकी कुवैत, कतर और मलेशिया वगैरह बाकी जो है ना। मैं ये फिगर थोड़ी सी आपके सामने रखूंगा। जुलाई 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक तकरीबन $18.78 बिलियन पाकिस्तान आए हैं एज पर स्टेट बैंक के मुताबिक। तमाम एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट के ख्याल के मुताबिक रिमिटेंस ड्यू टू पेंडेमिक कम होने का खदशा था। आपने भी टीवी पे तब से सुने होंगे, बट आप ये कह लें गुड लक है कि 451.4 बिलियन was sent back from Saudi Arabia by Pakistani workers, which is 5.4% more than the last year, and only 0.2% less than in March as per the State Bank data. उसके बाद अप्रैल 2020 में रिमिटेंस जो मसूल हुई हैं वो तकरीबन 1.79 बिलियन है, जो कि पिछले साल से 5.5% कम है। यूएसए से जो रिमिटेंस मसूल हुई हैं वो तकरीबन 401.9 मिलियन अप्रैल तक मसूल हुई हैं। यूएई से तकरीबन 353.8 मिलियन का इनफ्लो हुआ है, जो कि तीसरे नंबर पर। इसी तरह से यूके में 226.6 मिलियन का इनफ्लो हुआ है। जो आपको ये बेहतरी नजर आई है, इसकी एक बड़ी रीजन ये भी है कि इस वक्त तमाम ये रिमिटेंस लीगल ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान में आई हैं। जो हमारा पर्सनल कांटेक्ट के जरिए जो लोग हम पैसे भेजते थे, होंडी के जरिए जो लोग भेजते थे, वो तकरीबन वो फ्लाइट्स बंद थी। जो लोग वर्कर्स उधर पाकिस्तानी बैठे होते हैं वो अपने दोस्तों के जरिए, फैमिली के जरिए पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं, इधर आके वो चेंज करते हैं। उसके बाद होंडी का सिलसिला बंद रहा है क्योंकि बॉर्डर्स वगैरह सारे बंद थे। और एक चीज नोट करने वाली है कि ईद और रमजान में हमेशा पिछले ग्राफ आप उठा के देख लें, इन अजवार में जो है ना वो रिमिटेंस हमेशा ज्यादा रही है। सही। अब हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर की तरफ। अगर देखें 2019 में जो हमारे ओईपीज ने, जो पाकिस्तान के जो प्रमोटर हैं, जो बावकार एक तबका है, उन्होंने तकरीबन 6,25,000